राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में हुए शामिल। वीर बाल दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, साहिबजादों की कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और करदाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में कर भवन और सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का किया शुभारंभ। कहा, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। दिन और रात के तापमान में लगातार आ रही गिरावट। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिन में जताई बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के युवा बेटों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल मनाया जाता है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका कार्य असाधारण और अचंभित करने वाला है। उन्होंने कहा कि साल 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा होगा, तब पुरस्कार पाने वाले ये बच्चे देश के प्रबुद्ध नागरिक होंगे। ऐसे प्रतिभाशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण हैं वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल हुए। 3 साल पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब यह दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बन गया है। प्रधानमंत्री ने सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। पीएम ने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास विकसित भारत का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात भी की। स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी, इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज बाल दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छोटे साहिबजादों को नमन करते हुए कहा कि साहिबजादों का इतिहास और अमर गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। खेलने की छोटी उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी देकर देश, कौम और धर्म को बचाने का काम छोटे साहिबजादों ने किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार ने देश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानी हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने का
काम करती रहेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे साहिबजादे की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि थानेसर से लेकर यमुनानगर तक मार्ग का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर और पंचकुला से लेकर पांवटा साहिब तक सड़क का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। भाजपा सरकार ने सिख इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। बाबा जोरावर सिंह आज उन्होंने शहादत नूं लेके वीर बाल दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मनाने का मौका हमें दिता है, एक ऐसा इतिहास है जिस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना होगा। उस इतिहास को कि जिस इतिहास के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। थानेसर से लेकर के यमुनानगर बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से ये मार्ग है, ये पहले से ही घोषित है। और पंचकुला से लेकर के पांवटा साहिब तक जो हमारा हरियाणा का एरिया है, उस एरिया को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम मार्ग रखे हुए हैं, क्योंकि हमने जो सिख इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सुशासन दिवस के मौके पर व्यापारियों और करदाताओं की सुविधा के लिए बुधवार को जिला रेवाड़ी में कर भवन और सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया। कर भवन के निर्माण पर 29 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन जीएसटी सुविधा केंद्रों में व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये केंद्र व्यापारियों और उद्यमियों के लिए रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल, टैक्स भुगतान और जीएसटी कानून से संबंधित परामर्श जैसे कई अहम सुविधाएं प्रदान करेगा। यही नहीं, यहां व्यापारियों को ई-वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों के समय और संसाधनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीएसटी सुविधा केंद्र प्रधानमंत्री की एक राष्ट्र एक कर की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जीएसटी सुविधा केंद्र विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कारोबार करने के लिए ये बहुत बड़ा ही अच्छा और सुरक्षित अनुकूल माहौल है। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक हमने रियायत दी है। हमने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। व्यापारियों के लिए ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा ये शुरू की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक कर की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश टैक्स सुधारों को लागू करने में हमेशा आगे रहा है। आज जीएसटी संग्रह में हरियाणा सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा 5वें स्थान पर और प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने और उद्योग स्थापित करने के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया है। आज जीएसटी संग्रहण में हरियाणा का सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष जैसा हम देखते हैं 2023-24 के लिए अनुकूल जीएसटी संग्रहण में हरियाणा 5वें स्थान के ऊपर, जिसकी चर्चा भी की है, तथा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। हमने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया है। कारोबारियों के लिए हमारी अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने
तथा उद्योग लगाने के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में भी यह उभरा है। हिसार में आज हुई जिला लोक संपर्क एवं जन परिवार समिति की बैठक में प्रदेश विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल आई 15 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया। शेष 8 के लिए कमेटी का गठन किया गया। पंचायत मंत्री ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में कष्ट निवारण समिति की बैठकें सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके अलावा जनसंवाद कार्यक्रम में निवारण न होने वाली शिकायतों को जन परिवार समिति की बैठक में शामिल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की हितैषी है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा प्रदेश में नए जिलों के गठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी की हुई पहली बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई और दूसरी बैठक भी जल्द होगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के नाम से पैसे दे रहे हैं और नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फसलों को MSP खरीदने के लिए उन्होंने घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने, नायब श्रेणी की सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 450 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया। हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग भी जल्दी होने वाली है। उसमें जिन भी जनप्रतिनिधियों ने या DC की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई, 20 उसमें पॉइंट थे। हमने 20 के 20 पॉइंटों पर हमने चर्चा की है। इसमें सब डिवीजन बनाने की बात है, सब तहसील बनाने की बात है, तहसील बनाने की बात है, जिला बनाने की बात है। कई गाँव एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, कई गाँव एक जिला से दूसरे जिले में जाने की बात है। हमने 1 to 1 सभी पर चर्चा की है और जल्दी उसकी मीटिंग लेने जा। बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बताया कि कांग्रेस की सदन ना चलने देने की मंशा को उन्होंने नजदीक से देखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस नए आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाजपा ने वास्तविक सम्मान देने का काम किया है, ये भी उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री की पहल पर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने के साथ ही उनके नाम से अंबेडकर भवन का निर्माण भी करवाया गया, जबकि कांग्रेस सिर्फ उनके नाम पर वोट बटोरने और जातिगत विभाजन में ही लगी रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी उम्र अधिक हो गई है, अब उन्हें आराम कर कांग्रेस के नए नेताओं को संरक्षण देना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को देश हित में बताया। तो अंबेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अंबेडकर जी को, और साथ के साथ अंबेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है अब ठीक है उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को, लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कोहरे के कारण कई जिलों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। वाहन चालकों को धुंध में सावधानी से चलने की सलाह दी गई है। हिसार जिले की रातें सबसे ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अत्यधिक जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। अगले 1-2 दिन में हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के आने से सुबह और शाम के वक्त कोहरा बढ़ेगा। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आज रात पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो शुक्रवार यानी 27 दिसंबर से सक्रिय हो जाएगा। हरियाणा के ज्यादा एरियाज में और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश होगी, हल्की बारिश। हरियाणा के दक्षिण जो हिस्सा है वहां पे थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा होगा। साथ साथ में दिन के तापमान में भी फिर कमी आएगी, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा क्लाउड फॉर्मेशन से कमी आएगी। और उसके बाद जो है
28 तारीख के आसपास कुछ जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में कुछ हल्की सी रेनफॉल हो सकती है मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है फॉग, डेंस फॉग आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में पंजाब और हरियाणा के कुछ जगह पे डेंस फॉग आई है। जैसे हरियाणा में सिरसा में सबसे लोएस्ट विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई 500 मीटर से नीचे, इसी तरह से अमृतसर में और पंजाब के कई हिस्सों में। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद जो है विजिबिलिटीज के इशू रहेंगे, फॉगी वेदर बीच में रहेंगे मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में, तो उसमें हमें सिर्फ ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया और सभी को साथ लेकर देश की तरक्की के लिए काम किया। इस पावन दिवस से युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुशासन की राह पर चलते हुए पुराने तंत्र को बदलकर पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम का निर्माण करने का प्रयास किया है और उसे सफलता भी मिली है। सुशासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को सरकार का जो भी स्कीम्स है वो पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ये सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ये गुड गवर्नेंस को बहुत आगे बढ़ाने का डिजिटल माध्यम से भी आगे बढ़ा है। तो इसलिए मैं वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि करते समय देश में सारी जनता एक शांति का वातावरण माहौल पैदा करना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में संत अवधूत श्री श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी द्वारा आयोजित संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता पारायण यज्ञ का शुभारंभ किया। इस मौके पर करीब 50 देशों से आए अप्रवासी भारतीयों ने श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों का समवेत स्वर में पाठ किया। राज्यपाल ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ के श्लोकों का उच्चारण देश ही नहीं विदेशों में भी किया गया। इससे पूरे विश्व में उपदेशों के माध्यम से शांति का संदेश गया। इस मौके पर संत अवधूत श्री श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने कहा कि हम पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पूरी मानव जाति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा मौका मिला है मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए। गीता, भगवत गीता जो है कुरुक्षेत्र से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। सारे आप भ्रम को छोड़िए, सारे भ्रम को छोड़कर आपका कर्तव्य जो है दुष्टों को नाश करना और धर्म की स्थापना करना, इसमें कोई मोह मत रहना। भगवत गीता क्या भगवान बोल रहा है तो सब ये कि हिंदू के नहीं है, मानव लोगों के लिए है। मानव लोगों के लिए भगवत गीता बोधन किया है अर्जुन का है कि वो एक उद्देश्य था, लेकिन लोगों के लिए, ऋषि लोगों के लिए भी, कौरव लोगों के भी वो ज्ञान दिया है। वो भगवान कितनी करुणा है, सब कौरव लोग सब लोग मारता है, सब लोग उनका। सुशासन दिवस के अवसर पर हिसार के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। अधिकारियों के साथ साथ आमजन को भी अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए। जब तक साधारण आदमी अपने कर्तव्य को जान नहीं लेता तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए मजबूत राजनीतिक सोच जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को हाईटेक बनाने के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जब अधिकारियों के साथ बैठे तो जो अधिकारियों की भूमिका वो अपनी ईमानदारी से निभाएं, मगर हर जगह हम लोग सिर्फ अधिकारी की नहीं अपने कर्तव्य की भी बात करें। इसलिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है मेरे अधिकार के साथ साथ, जब तक मैं इसको ठीक से नहीं समझ लूंगा, नहीं जान लूंगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जरूरी है
मजबूत राजनीतिक सोच की, और मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेके जा सकते हैं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अटल जी की सुशासन की परिकल्पना को सही मायने में चरितार्थ करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। वे सुशासन दिवस पर नारनौल के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। वाजपेयी जी का सपना था कि देश की नदियों को जोड़ा जाए, पानी देश की विरासत है, उसको जोड़ा जाए और पूरे देश को उसके हिस्से का पानी मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी के जितनी भी मन में योजनाएं थी देश के लिए करने की, उन सभी योजनाओं पर धीरे धीरे पिछले 10 साल में जितना बदलाव आया है, लोगों ने, आम जनता ने सुशासन को महसूस किया है। सुशासन की परिभाषा पारदर्शिता में है। जनता ने प्रमाणित किया है, जनता ने बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रमाणित किया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पर। उधर सोनीपत के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जोड़ी उनके सपनों को साकार करने का काम कर रही है। आज सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने 400 से ज्यादा योजनाओं को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार का अंत करने का ऐतिहासिक काम किया है। एक आम जनमानस को ये सरकार किस प्रकार की सुविधाएं दे सकती है, आसानी से वो सुविधाएं दे सकती है, उसके लिए हर संभव ये प्रयास काम कर रही है। लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार का आमूल परिवर्तन इस देश में आया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के माध्यम से हम गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, युवा, महिला सबको हर प्रकार के लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। वहीं यमुनानगर में कल सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। बहुत से हमारे जैसे लोगों को, नौजवानों को उन्होंने बीजेपी के अंदर देने का काम किया, प्रशिक्षण देने का काम किया। ये जितने डिग्री कॉलेज, जेबीटी कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की। आज कम से कम लोग शिक्षित तो हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि ये बसें भर के वापस गांव की तरफ जाएं। सारे प्राइवेट कॉलेजेस को परमिशन उन्होंने गांव देहाती क्षेत्रों में दिया। एक बहुत बड़ा विजन था। सुशासन दिवस के अवसर पर कल पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में पुलिसकर्मियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुरस्कृत होने वाले कर्मियों को बधाई दी और कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिस की ERV सेवा का रिस्पांस टाइम अब घटकर औसतन 6.52 मिनट तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा 112 में तैनात कम्युनिकेशन अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। 112 एक बहुत अहम सेवा है। जो औसत समय है हमारा, जो पहले कभी 8 से 10 मिनट तक भी होता था, घटके अब औसत समय वो 7 मिनट के आसपास रह गया है। यानी 7 मिनट के अंदर पुलिस औसतन पहुंच जाती है। किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी हो तो 7 मिनट के अंदर पुलिस का पहुंचना, जो सरकार आपके द्वार की एक बात हम करते हैं
तो सरकार का जो एक जीवंत चेहरा पुलिस, वो रात को 2 बजे भी अगर कॉल करे तो 7 मिनट के अंदर जब वो पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात। सेवा जो हम समाज को देते हैं, अगर उसकी गुणवत्ता में सुधार हो पाता है बिना कुछ किए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हालात समझ के अपने आप को उसकी जगह रख के कि कल को मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या उम्मीद करूंगा या करूंगी 112 से, वो ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत उसको सहायता पहुंचानी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल कोसली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोसली विधानसभा की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कुल 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 20 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन पर चलते हुए सरकार ने गांवों की तस्वीर को बदलने का काम किया है। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर लगभग 896 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में इस हलके में विकास कार्यों पर केवल 352 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता था, ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ तक नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से विकास के काम होंगे। प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले कलम उठा करके एक निर्णय किया, इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। और देखते देखते इन वर्षों के अंदर गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये आज हमने कोसली के विकास के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे मौका भी मिला है, जिसका लाभ इस कोसली के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आपने ऐसे लोगों को जवाब देने का काम किया है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और की राजनीति को जवाब देने का काम भी ये मेरी कोसली की सरदारी ने किया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कल सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। वे सदा किसानों और गरीबों के हित में सोचते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।